नमस्कार। आज कैंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सोमनाथ और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ ओपिनियन। दोस्तों, कल्याण बनर्जी रुक ही नहीं रहा है, वो मान ही नहीं रहा है। वो अभी भी उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ का मजाक उड़ाते फिर रहा है। उसे कोई पश्चाताप नहीं है। वो कह रहा है कि मैं मिमिक्री करता रहूंगा, मैं उन्हें कोई गाली थोड़ी दे रहा हूं। और सबसे दुख की बात यह है कि इंडिया अलायंस के कुछ घटक दल जैसे कि आप है, उसका सौरभ भारद्वाज उसका समर्थन कर रहा है। का कोई वो अपशब्द थोड़ी ना कह रहा है। मैंने आप अगर किसी को अपशब्द ना कहें तो आप उसका मजाक उड़ा सकते हैं, आप उसका बॉडी शेमिंग कर सकते हैं। और वो किसी आप आम आदमी का नहीं कर रहे, किसी अभिनेता का नहीं कर रहे हैं। वो देश के संवैधानिक पदों की श्रृंखला में नंबर 2 पे है, वो उपराष्ट्रपति हैं और आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। और किसी का मुंह नहीं खुल रहा है। इंडिया अलायंस में कांग्रेस हो, जेडीयू हो या साउथ की पार्टियां हो, किसी का मुंह नहीं खुल रहा है, कोई उसे मना नहीं कर रहा है। अर्थात उसका मुख समर्थन कर रहा है कि वो जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। अब सोचिए, ये तो हमारे देश की स्थिति हो गई है कि आप उपराष्ट्रपति पद का मजाक उड़ा रहे हैं, उपराष्ट्रपति पद पे बैठे हुए व्यक्ति का आप बॉडी शेमिंग कर रहे हैं। तो आम आदमियों के साथ में ये पार्टियां क्या करेगी? और ये कोई पहली घटना नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये कोई पहली घटना नहीं है। आप किसी का बॉडी शेमिंग करते हैं। इन्हीं का घटक दल है डीएमके, उसका एक सांसद है, उसका नाम है दयानिधि मारन। उसने 2 दिन पहले एक वक्तव्य दिया है। उसने कहा है कि बिहार के लोग हमारे यहां आकर के हमारे बाथरूम में पोछा लगाते हैं। वो कहना क्या चाहता है कि पूरे के पूरे जो बिहार है वो सबके सब पोछा लगाने वाले हैं। मैंने आप इस तरह का बयान एक सांसद से, मैंने ये पहले कभी सोचा भी नहीं गया था कि कोई सांसद इतना गिर सकता है कि वो एक पूरे प्रदेश, एक पूरे राज्य के बारे में इस तरह का बयान देगा। और उस प्रदेश का सभी नेता खामोश है। नीतीश जी इस पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो उनकी चिंता सिर्फ इतनी है कि इंडिया अलायंस अभी भी इंटैक्ट है, मैं दुखी नहीं हूं। अरे तुम दुखी हो या सुखी हो, तुम पूरे प्रदेश के लिए क्या कर रहे हो? तुम पूरे प्रदेश का अपमान हो रहा है और तुम्हें सिर्फ इंडिया अलायंस की चिंता है। जो उनके उप मुख्यमंत्री वो कहे कि भाई किसी, ये दुखद है, लेकिन उन्होंने किसी जाति के बारे में नहीं कहा, किसी समाज के बारे में नहीं कहा। मैंने इनकी आंखों पे जातिवाद का ये चश्मा चढ़ा हुआ है कि दयानिधि मारन ने सिर्फ ये गलती की कि उसने किसी जाति का नाम नहीं लिया कि उस जाति के लोग आके यहाँ पे पोछा लगाते हैं या साफ सफाई करते हैं। मैंने ये तो हद हो गई, ये तो स्तर है हमारे राजनीति की। और बिहारियों के बारे में अरविंद केजरीवाल हो या अन्य दलों के नेता हो, ये इससे पहले भी काफी कुछ कह चुके हैं। और दोस्तों, अभी स्थिति ये है कि जो हम यहाँ पे इकोनॉमिक बूम देख रहे हैं, जो भारत ख्वाब देख रहा है कि हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, उसके मूल में कहीं ना कहीं ये बिहारी, ये हमारे झारखंड, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग हैं जो गुजरात या तमिलनाडु के फैक्ट्रियों में जाकर काम करते हैं, श्रम करते हैं। वो चोरी नहीं करते हैं। और इनको ये तमिलनाडु हो या गुजरात के लोग, सरकार हो, गुजरात के फैक्ट्रियां हो, कोई मुफ्त में पैसा नहीं देता है। और अगर ये यहां से जाना बंद कर दें तो इन सारे फैक्ट्रियों में ताला लग जाएगा। आप कभी जाइए तमिलनाडु में, रेलवे स्टेशन पे इन श्रमिकों के स्वागत में उसका मिल मालिक, उसका मैनेजर गाड़ी लेकर खड़ा रहता है। कोविड अभी हम भूले नहीं है। कोविड के समय में झारखंड के सुदूर जंगल क्षेत्र में गुजरात और तमिलनाडु के ये फैक्ट्री वाले अपने एजेंट को भेजते थे बस लेकर के, जब सारी आवाजाही बंद थी। और ये चोरी छुपे इनको यहां से ले जाया करते थे अपने फैक्ट्री में काम करवाने के लिए। लेकिन दोस्तों, इस अपमान का घूंट पीकर भी ये क्यों आखिर जाते हैं? प्रश्न ये उठता है कि ये श्रमिक यहां से क्यों जाते हैं? सीधा सा उत्तर है कि यहां पे इनके पास काम नहीं है। भाई, झारखंड में तो फैक्ट्री भी है, यहां पे ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन यहां के लोग उसमें खप नहीं पा रहे हैं। बिहार में आज तक कोई इंडस्ट्री, कोई बड़ी इंडस्ट्री, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि छोटे मोटे नहीं है, कोई बड़ी इंडस्ट्री ऐसा खुल ही नहीं पाया। आखिर बिहार का औद्योगिकरण क्यों नहीं हो पाया, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों नहीं हो पाया? कहीं इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है?
इसके पीछे ये साजिश तो नहीं कि अगर मान लीजिए कि बिहार में अगर फैक्ट्रियां खुल जाती हैं तो फिर जो तमिलनाडु हैं, महाराष्ट्र हैं, या फिर गुजरात है, या अन्य जो जो औद्योगिक रूप से समृद्ध राज्य हैं, वहां पर इन फैक्ट्रियों के में श्रम शक्ति कहां से आएगा? इसलिए कहीं जानबूझ करके ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और खास करके बिहार को ये लोग कभी भी इंडस्ट्रियलाइज नहीं होने दे रहे हैं। यहाँ पे औद्योगिकरण नहीं हो पा रही है, और ये आज से नहीं, ये स्वतंत्रता को 1947 के बाद से ये प्रारंभ हो गया था। दोस्तों, हुआ क्या कि पहले तो चीन का डर नेहरू के माथे पे चढ़ गया था, तो जितने भी उत्तर भारत की बड़ी फैक्ट्रियां थी या उसमें लगने वाली थी, इन सबको इन्होंने पहले तो दक्षिण ट्रांसफर किया। जो आज का तमिलनाडु, कर्नाटक आप देख रहे हैं, उनकी समृद्धि का कारण ये है। दूसरा, इन्होंने सबसे बड़ी गलती ये की कि इन्होंने भाड़ा समानीकरण की नीति अपना ली। इसका मतलब मैं बताता हूं, भाड़ा समानीकरण का मतलब क्या है। मान लीजिए कि झड़िया या धनबाद के कोल फील्ड से, माइंस से, वहां से कोयला निकलती है, तो ये महाराष्ट्र में भी उसी कीमत पे पहुंचेगी, और बिहार जो बगल में है वहां भी उसी कीमत पे रेलवे इसको कोयला पहुंचाएगा। अर्थात कि जो ये दूरी का जो मामला था, जो ईंधन यहां से ले जाना है, उस दूरी के मामले में आप कहीं भी फैक्ट्री खोलिए, आपको उसी दर पे कोयला मुहैया करवा दिया जाएगा। इसका परिणाम ये हुआ कि बिहार में, जो कि एकदम सटा हुआ था धनबाद से, भाई अभी 20-22 साल ही हुए हैं झारखंड और बिहार को अलग हुए। उस समय झारखंड बिहार का हिस्सा हुआ करता था, और यहां से बड़ी आसानी से जो भी मिनरल्स हैं वो यहां से ले जाकर के बिहार में फैक्ट्री खोली जा सकती थी, या फिर जो अभी झारखंड का बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है वहां पे खोली जा सकती थी। लेकिन आप जा करके देखिए, वो इतने पिछड़े हुए हैं, चाहे वो गया हो, जमुई हो, मुंगेर हो, भागलपुर हो, इन क्षेत्रों में आप जाकर तो देखिए, और यहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं खुली। और ये एक परंपरा चल पड़ी कि बिहार से, पूर्वी उत्तर प्रदेश से लोगों को काम करने के लिए महानगर में ही जाना पड़ेगा, आप यहाँ पे नौकरी नहीं पा सकते हैं। आपका जन्म हुआ है, अगर आप पढ़ लिख गए, आप इंजीनियर, ये डॉक्टर बन गए, या फिर आप या फिर आप गलती से आईएएस बन गए या अधिकारी बन गए, तब तो ठीक है, नहीं तो आपके बच्चों को हर हाल में बिहार के बाहर ही नौकरी मिलेगी। खास करके उत्तर भारत की पूरी अर्थव्यवस्था, अभी तो यूपीआई के तहत जो पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं, तो इससे पहले इस पूरे क्षेत्र के इकोनॉमी को मनी ऑर्डर इकोनॉमी कहा जाता था। ये महानगर से मनी ऑर्डर के द्वारा यहाँ पैसा भेजते थे अपने परिवार के पास में, और ये पूरा का पूरा क्षेत्र मनी ऑर्डर इकोनॉमी पे निर्भर था कि अगर बाहर से पैसा आएगा तभी यहाँ के लोग खाएंगे, पिएंगे और सब कुछ होगा। और इस क्षेत्र में, इस राज्य में सबसे ज्यादा जातिवाद है, सबसे ज्यादा जातिवाद है। आप तमिलनाडु, आपको लगता है कोई बहुत पढ़ा लिखा प्रदेश है, वहां भी जातिवाद बिहार की तरह है, लेकिन वहां पे एक सुखद ये है कि वो क्षेत्र काफी इंडस्ट्रियलाइज हो गया है। बिहार में जातिवाद है। अब बताइए, यहाँ पे आप आरक्षण की बात करते हैं, उस आरक्षण आप कहाँ पे देंगे जब आपके पास नौकरी है ही नहीं? कभी गलती से 500 पद का अगर निकल गया, पब्लिश कर दिया गया, एडवर्टाइज कर दिया गया 500 पदों में नियुक्ति होगी, देखिए मार। अभी 2-3 महीना पहले ही जो टीचर्स की नियुक्ति हुई है, आपने देखा ही होगा प्लेटफॉर्म पे किस तरह से जो उस पद के उम्मीदवार हैं उनकी भीड़ किस तरह से लगी हुई थी, कैसी अराजक स्थिति हो गई थी। अब सोचिए कि आप जो है, एक तो आप पूरे देश को श्रम शक्ति दे रहे हैं, और उसके बावजूद वो तो श्रम शक्ति का सम्मान तो बहुत दूर की बात है, आप उसको अपमानित कर रहे हैं, और अपमानित कर रहे हैं, पूरे सब मजे ले रहे हैं। लेकिन अपमान भी कोई ये नया शब्द नहीं है। अभी अब बिहार अपमानित हुआ है तो हम सब दुखी हैं। अब सोचिए कि पूरे उत्तर भारत को भी तो दुखी किया था कुछ दिन पहले। जो तमिलनाडु का मुख्यमंत्री है, उसका बेटा सनातन को मिटाने की बात करता है, लेकिन उसी को क्यों कहें? आपके स्वामी प्रसाद मौर्य भी है सपा के, समाजवादी पार्टी के, आरजेडी के जो है वहां पे चंद्रशेखर है। तो इनका समझ में नहीं आ रहा है कि भैया आप इंडिया अलायंस किस लिए कर रहे हो? सनातन को खत्म करने के लिए, इस देश को खत्म करने के लिए, या किस लिए कर रहे हो? तुम्हारा सिर्फ एक मुद्दा है कि किसी तरह से मोदी को हटा दिया जाए। ठीक है भाई, मोदी को हम हटा दिए, तुम आके करोगे क्या? ये तो बताओ लोगों को। तुम अभी तक सीट शेयरिंग नहीं कर पा रहे हो, और सीट शेयरिंग अभी हुई नहीं है, और इसी दौरान जो तुम बिहारियों को अपमानित कर रहे हो। और बिहारी एक शब्द है,
जो श्रमिक जाते हैं वो सिर्फ बिहार से नहीं जाते हैं, वो झारखंड से जाते हैं, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश से जाते हैं। तुम्हारे लोगों को अपमानित किया जा रहा और इन क्षेत्रों के मुख्यमंत्री मूक दर्शक बनकर देख रहे हैं। इनकी औकात नहीं है कि दयानिधि मारन के खिलाफ एक शब्द कहे। अरे तुम्हारी कड़ी निंदा से क्या होता है? उससे क्या होता है? कुछ होता है? कभी जाकर के देखो कि ये श्रमिक किस नारकीय स्थिति में रहकर काम करते हैं। कुछ एक को छोड़ दिया जाए जो स्किल्ड है, उनको आप हटा दीजिए, जाकर के देखिए कि किस नारकीय स्थिति में ये लोग वहां पे काम करते हैं। और ऐसा नहीं है कि उनको ये शौक है, बिहारियों को ये शौक है कि वो नारकीय स्थिति में जाकर काम करें। दरअसल ये उनकी मजबूरी है, उनकी आर्थिक मजबूरी है। अगर वो वहां काम नहीं करेंगे तो यहाँ पर जो उनके परिवार है बिहार में, उनका क्या होगा? और आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, हमें स्पेशल स्टेटस दो राज्य को। अरे तुम कर क्या रहे हो? तुम जिस आज आरक्षण की बात कर रहे हो, 30 साल से उस राज्य में कोई ना कोई पिछड़ा वर्ग का ही मुख्यमंत्री है, चाहे वो लालू जी हो, राबड़ी जी हो, तेजस्वी हो या नीतीश कुमार हो। किसी अन्य जाति का तो कोई मुख्यमंत्री है नहीं। तो तुम कम से कम अपने जाति का ही उद्धार कर लिए होते। तुम कहते हो कि वहां पे बिहार में सबसे ज्यादा संख्या जो है पिछड़े वर्गों की है, चलो अच्छी बात है। अरे अगर तुम 30 साल में पिछले वर्गों का ही अगर उद्धार कर दिए होते तो कम से कम बिहार आज इतना पिछड़ा हुआ तो नहीं होता। यही स्थिति झारखंड की है। यहाँ का मुख्यमंत्री हमेशा आदिवासी हित की बात करता है। अरे तुम पिछले 20-22 साल में यहाँ पे जिस पार्टी की भी सरकार रही हो, हमेशा ही कोई ना कोई आदिवासी मुख्यमंत्री रहा है। अगर बीच के 5 साल को रघुवर दास के छोड़ दिया जाए तो तुमने आदिवासी के लिए क्या किया? यहाँ पर सरकारी आंकड़ों के अनुसार करीब 25 या 26% झारखंड में आदिवासी हैं। अगर तुम 25-26% आदिवासी जनता का ही अगर भला कर दिए होते, अगर उनकी स्थिति सुधार दिए होते, तो ये राज्य कहीं और होता। आप अगर 25% किसी भी सरकार के लिए मैं कह रहा हूं, अगर वो अपने पूरे जनसंख्या का अगर 25% लोगों का अगर उद्धार कर देता है, उनका आर्थिक अपलिफ्टमेंट कर देता है, सोचिए इससे अच्छी स्थिति क्या हो सकती है। ये तो बिगेस्ट अचीवमेंट हो सकता है किसी भी सरकार के लिए। वही चीज बिहार के लिए भी। तुम कहते हो कि 60% है ओबीसी, 70% है, ठीक है भाई, 60-70% में से अगर तुमने कुछ का भी उद्धार किया होता, 2 जातियां जो वहां पे डोमिनेंट कास्ट हैं ओबीसी के बीच में, उनको छोड़ करके तुमने किया क्या है? कुछ नहीं किया। और हमेशा ये झुंझुना बजाता है कि आरक्षण आ जाएगा, जातीय जनगणना हो जाएगी। अरे जातीय जनगणना तो हुई, तो क्या पटना शिकागो बन गया कि न्यूयॉर्क बन गया? क्या बन गया? ये झुंझुना बजाना बंद करो। और जो लोग बिहारियों को अपमानित करते हैं उसके खिलाफ कम से कम मुंह खोलो। बहुत हो चुका। और अगर नहीं मुंह खोल सकते हो तो कम से कम जब इनके पास चुनाव के समय में जब वोट मांगने के लिए जाते हो तो भिखमंगे की तरह खड़ा हो और आंख उठाकर नहीं, आंख झुकाकर बात किया करो। ये मैं सिर्फ बिहार के लिए नहीं कर रही, झारखंड हो चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, ये कहीं किसी भी सरकार के लिए शर्म और डूब मरने की बात है। और दुर्भाग्य ये है कि ये सब के सब मूक दर्शक बने हुए हैं कि कहीं इनके अलायंस से डीएमके छिटक ना जाए, या स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुंह खोलेंगे तो कहीं सपा जो है सो इंडिया लाइन से बाहर ना हो जाए। और इसी तरह से अगर गलती से आपने चंद्रशेखर के खिलाफ अगर आपने कह दिया ये तुम क्या बेहूदगी फैलाए हुए हो, तो हो सकता है कि आरजेडी आपके अलायंस से निकल जाए। इस डर से ये पूरा का पूरा एनडीए अलायंस पूरे देश को अपमानित कर रहा है, राज्यों को अपमानित कर रहा है, अपने लोगों को अपमानित कर रहा है। और ये सब के सब मूक दर्शक बनकर खड़े हुए हैं। और जो लोग बड़े यहाँ पे दलितों की राजनीति करते हैं, ये श्रमिक हो जाते हैं। इसका अधिकांश हिस्सा ये दलित पिछड़े वर्ग के ही लोग हैं। मैं ये नहीं कहता हूं सिर्फ यही लोग जाते हैं, उच्च जातियों के भी बच्चे, क्योंकि उनके पास भी कुछ नहीं है, उनके पास भी कुछ नहीं है। ये भी जाकर के तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली, बॉम्बे जहां भी है, इन महानगरों में जाकर ये भी खाक छानते हैं, तब जाकर के अपने परिवार का भरण पोषण कर पाते हैं। तो ये दलित चिंतक कहां चले जाते हैं जब इस तरह से अपमानित किया जाता है पूरे समाज को? क्या ये बिहार का समाज इस देश का हिस्सा नहीं है? या झारखंड के जो लोग हैं, खास करके आदिवासी, क्या वो इस देश के हिस्सा नहीं है? जो तुम अपमानित करते हो और तुम सोचते हो कि तुमको फिर जो सो लोग वोट करें, तुमको अपने अलायंस से
उठ करके देश के बारे में सोचना पड़ेगा। तुम हमेशा जो कहते हो मोदी हटाओ मोदी हटाओ, अरे मोदी हट गया, हटा दिए मान लो, तुम करोगे क्या उसके बाद? तुम कौन सी स्थिति लाना चाहते हो? फिर वही से 90 का दशक जब देवगौड़ा और गुजराल ये सब मुख्यमंत्री हुए, प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और जितने भी भ्रष्ट अभी के नेता हैं ये अपनी मनमानी किया करते थे। क्या तुम उसी दौर में देश को ले जाना चाहते हो? दोस्तों, अभी भी वक्त है कि इन नेताओं से प्रश्न पूछिए। जब ये आपके क्षेत्र में आता, पूछिए कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। आज के अंक में दोस्तों इतना ही। अगले अंक में मिलते हैं, फिर किसी और विषय पे बात करेंगे।